जय हिंद साथियों। तो हम आपको तैयारी करा रहे हैं सीटेट एग्जाम 2022 की। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। साथियों 16 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन साथियों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पर्यावरण अध्ययन के नाम से, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हम 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट निम्न में से किस पर अपना नियंत्रण पाने के लिए लड़े थे? ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज, पंजाब, उज्जैन या फिर कांची। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो अपनी भव्यता और सौंदर्य के कारण पूरे भारतवर्ष में उस टाइम जानी जाती थी। तो हर्ष की मृत्यु के पश्चात बंगाल के पाल और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, गुजरात राज्य के गुर्जर प्रतिहार तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट इन्होंने आपस में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध लड़ा था, जिसमें लास्ट में गुजरात के गुर्जर प्रतिहार ने विजय पाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, कार्बन, सोना या फिर पारा। तो साथियों पहले हम जान लेते हैं कि अमलगम होता क्या है। अगर हम किसी धातु को पारे के साथ मिक्स कर दें, तो जो मिक्सर बनेगा उसको कहेंगे हम अमलगम। उस मिक्सर को हम अमलगम कहेंगे। तो अमलगम में साथियों पारे का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा पारा। इसमें पारा धातु का होना जरूरी है, बाकी चाहे दूसरी हम कोई सी भी धातु इसमें मिक्स कर दें। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में जान लेते हैं कि इनको प्रतीक चिन्ह क्या है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, कार्बन का C होता है, सोने का होता है साथियों Au और हमारे पारे का प्रतीक चिन्ह होता है Hg। पारे को हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज के प्रैक्टिस सेट का। यदि किसी विलयन का pH 2 हो तो यह है दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार। तो साथियों एक pH स्केल होता है, pH पैमाना होता है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। pH पैमाने पर 1 से लेकर 14 तक के अंक लिखे होते हैं। 1 से लेकर 14 तक के इस पर अंक लिखे होते हैं इस तरह से। बीच में 7 होता है और ये जाता है हमारा 14 तक, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये 14 तक इसमें अंक छपे होते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 होता है उदासीन, 7 नंबर पे होता है हमारा उदासीन। और जैसे ही हम इधर को चलते हैं तो हमारी अम्लीयता बढ़ती है, अम्ल का गुण बढ़ता है। इधर को प्रबल अम्ल होता है इधर की साइड में, और उधर को चलेंगे 14 की तरफ को तो हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा 14 की तरफ को। तो साथियों यहां पर pH दे रखी है 2, तो 2 pH वाला क्या होगा? 2 pH वाला होगा साथियों प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ऋग्वेदम सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी रचना आर्यों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की रचना साथियों आर्यों ने की थी। और ऋग्वेद में इंद्र देवता को प्रमुख माना गया है। लगभग 250 बार इंद्र देव का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कहां सींग युक्त गैंडा मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 असम, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। तो सींग युक्त गैंडा कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 असम में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। असम में एक अभ्यारण्य है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो साथियों एक क्वेश्चन यहां से यही बनता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है असम में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, एक उदासीन पिंड होता है, केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं होता। केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में या फिर कोई आवेश नहीं होता है। तो साथियों जिस पर ऋणात्मक आवेश होगा जिस पिंड पर वो तो ऋणात्मक हो जाएगा, और जिस पर केवल धनात्मक आवेश होगा वो हमारा हो जाएगा धनात्मक पिंड। लेकिन ऐसा पिंड जिस पर ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में हो तो वो उदासीन हो जाएगा। और कोई आवेश नहीं होता है तो जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको भी उदासीन कहते हैं। तो साथियों हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही होंगे। आपको क्या लगता है साथियों? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोंकण, मालाबार, कन्नड़ या फिर उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 मालाबार। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कोंकण होता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का जो तटीय भाग होता है उसको हम कोंकण कहते हैं। कन्नड़ ये कर्नाटक में बोली जाने वाली एक भाषा है, कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़। और उत्तरी सरकार उड़ीसा का जो समुद्री तटीय भाग है उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। उड़ीसा राज्य के जो तटीय भाग है समुद्री उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। और कोंकण क्या बताया था? कोंकण बताया था मैंने महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट है समुद्र का उसको हम कोंकण कहते हैं। तो मालाबार हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है आज के प्रैक्टिस सेट का। डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अन अपघटनीय प्रदूषक, एक एंटीबायोटिक, अपघटनीय उर्वरक या फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 डीडीटी एक अन अपघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी की फुल फॉर्म होती है। साथियों डीडीटी को एक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन यह अपघटित नहीं होता है, मृदा में काफी लंबे समय तक यह रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 अनअपघटनीय प्रदूषक सही आंसर हो जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज के प्रैक्टिस सेट का। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है इब्राहिम लोदी ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों लोदी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों लोदी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोदी वंश साथियों 1451 से 1526 तक चला था। इस वंश का सबसे महान सुल्तान था सिकंदर लोदी। इस वंश का सबसे महान सुल्तान था जिसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। और लोदी वंश का अंतिम शासक आता तो साथियों वो होता है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 में अकबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस या फिर कोलीफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कोलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कोलीफॉर्म सूचक का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1920 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका में इसका सर्वप्रथम यूज किया गया था सूचक के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध का जन्म स्थान कहां है? ऑप्शन नंबर 1 है सारनाथ, अयोध्या, लुम्बिनी या फिर बोधगया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म साथियों शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक पीपर हवा नामक स्थान है। पीपर हवा नामक स्थान है साथियों एक, उस स्थान के रूप में पहचाना गया है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह हम सभी को पता है। इनके पिता शाक्य गणराज्य कपिलवस्तु के शासक थे, जिनका नाम था शुद्धोधन। साथियों सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध कह सकते हैं हम उन्हें, तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम आ जाता कभी कभी, तो इनकी माता का नाम था महामाया। तो साथियों आपको इनके माता पिता के नाम दोनों के ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का। कोणार्क मंदिर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। कोणार्क मंदिर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। पुरी जिले में उड़ीसा राज्य के यह मंदिर स्थित है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है साथियों। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, ध्यान देने वाली बात है। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। साथियों यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर का दूसरा नाम सूर्य मंदिर भी है। और इस मंदिर को गंग वंश के शासक नृसिंह देव, एक शासक थे साथियों गंग वंश के, जिनका नाम था नृसिंह देव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में, यूनेस्को द्वारा साथियों वर्ष 1984 में इसे विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया था। तो ये थी साथियों कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 आज के प्रैक्टिस सेट का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर असम।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना, बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, या फिर बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों स्टार्टिंग में शुरुआत में जब संविधान की रचना हुई थी, संविधान लिखा गया था, तो ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन जो सन 1978 को हुआ था, इसमें इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा लेती है रासायनिक अभिक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल होती है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंध बनते हैं और टूटते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशी, मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्जु, या फिर मांसपेशी मस्तिष्क और फिर मेरुरज्जु आएगा, या फिर मांसपेशी संवेदांग या फिर मेरुरज्जु। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप किसके द्वारा बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, संवेदांग। पहले नंबर पर हमारा संवेदांग आएगा, मेरुरज्जु आएगा, उसके बाद आएंगे मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। जर्मनी का एकीकरण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर 1 गैरीबाल्डी ने, फ्रेडरिक विलियम ने, बिस्मार्क ने, या फिर हिटलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था और यह 1862 से लेकर 1871 तक एशिया का चांसलर रहा था। साथियों 1866 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में इसने विजय पाई थी 1866 में। इसके पश्चात 1870 में फ्रांस के विरुद्ध इसने विजय पाई थी। बिस्मार्क ने 1870 में फ्रांस के विरुद्ध भी जीत पाई थी और 1871 में इसने जर्मनी का एकीकरण भी कर दिया था। सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? 324, 382, 421 या फिर 469। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 469। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो वर्तमान में 469 है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? साथियों एक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता हमारा उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो अगर हम इसको 4 टुकड़ों में काट दें, इस तरीके से हम इसके 4 टुकड़े बना दें तो इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो साथियों एक चुंबक में होते हैं 2 ध्रुव, 2 ध्रुव इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, हमारे पास टोटल ध्रुव हो गए 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। उसमें ध्रुवों की संख्या होगी 8। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। कौन सा स्थान है भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? ऑप्शन नंबर 1 132, 115, 123 या फिर 119। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 132। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का स्थान है 132। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा कहां स्थित है? दांतेवाड़ा कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ में, असम में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ में। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में यह स्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आज के प्रैक्टिस सेट का। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। जब जनसंख्या को कहां लगा जाए कि वो पूंजी बन जाए? ऑप्शन नंबर 1 प्रशिक्षण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में या फिर उपयुक्त सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अगर जनसंख्या को इन सभी में लगा दिया जाए तो वो हमारी पूंजी बन जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आज के प्रैक्टिस सेट का। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका क्या अर्थ है? साथियों, आपने देखा होगा जब भोजन को पकाते हैं तो नीचे से बर्तन काला हो जाता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर 1 बर्तन स्टील का बना है, भोजन अधिक पक गया हो इस वजह से काला हो गया है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, या फिर प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ईंधन पूर्ण रूप से न जलने के कारण कार्बन के कण भोजन पकाते समय बर्तन की पैंदी या तली से चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 आज के प्रैक्टिस सेट का। पैंक्रियाज अग्नाशय में होती है। पैंक्रियाज साथियों अग्नाशय को कहते हैं। इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं, या फिर इनमें से कोई सी भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3। अग्नाशय में दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी कोशिकाएं भी और बहिस्रावी कोशिकाएं भी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राजीव कुमार, एस वाई कुरैशी, नवीन चावला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजीव कुमार। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है। साथियों ध्यान देना आपको यहां पर कि एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में वही अंडा तैरता रहता है। इसका क्या कारण है? साथियों, नमक का संतृप्त विलयन क्या होता है? अगर हम पानी में नमक को डालकर घोलते जाएं और एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद कर देगी, मतलब नमक डालते जाए घोलते जाए डालते जाए घोलते जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक घुलना बंद कर देगी, उसको कहेंगे नमक का संतृप्त विलयन। अगर उस अंडे को उस पानी में डाला जाए तो क्या होगा? वो तैरता रहता है। उसका क्या कारण है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध जल का उच्च घनत्व है, शुद्ध जल का घनत्व उच्च होता है, या फिर अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, नमक के पानी का उच्च घनत्व, या फिर अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है, इसलिए शुद्ध पानी में डूब जाता है और संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि नमक के पानी का घनत्व उच्च होता है। नमक घोलने से उसका पानी का घनत्व जो है ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अंडा तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 28 है। निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे पानी के विद्युत अपघटन द्वारा, KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने पर। साथियों KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, और एक साथ मिलाकर गर्म करें क्या ऑक्सीजन बन जाएगी? ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है 2 या 3 दोनों। तो साथ प्रकाश संश्लेषण का आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा? इसको जान लेते हैं। इसकी एक रिएक्शन होती है साथियों KClO3, इसको साथ गर्म करेंगे हम MnO2 के, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा साथियों ऑक्सीजन गैस बनेगी, और बनेगा KMnO4 बनेगा पोटेशियम परमैंगनेट, और हमारी क्लोरीन गैस बनेगी। तो यहां से भी हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तो हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, ये तो हमें पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर 1 है सर छोटू राम, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री रणवीर सिंह हुड्डा, या फिर श्री शेर सिंह। तो साथियों अभी तक आपने बहुचर्चित नाम सुने थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन आपने अभी तक इनमें से कोई भी नाम नहीं सुना है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के सदस्य निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 श्री रणवीर सिंह हुड्डा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों संविधान निर्माण के लिए 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। साथियों श्री रणवीर सिंह हुड्डा हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 30 है। एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास वापस लौट आती है। साथियों ध्यान देना कि जिसने फेंक दी गेंद उसी के पास वापस आ गई है, तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है, इसका कुल विस्थापन 0 है, या फिर इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर? यह आपको कमेंट करके हमें बताना है।
तो ये थे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं साथियों आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।